हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल जो अपन ने डिस्कस किया था इरिगेशन में, अपन ने देखा था कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने देखा था कि इरिगेशन की नेसेसिटी क्या है, वाई इरिगेशन इज़ नेसेसरी इन आवर सिस्टम, कि ऐसा क्या है कि जो इरिगेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। उसके अलावा अपन ने देखे थे इरिगेशन के टाइप्स, जो कि दो टाइप्स के थे, सरफेस और सब सरफेस। उसके अलावा अपन ने देखा था कि फ्लो इरिगेशन कितने टाइप का होता है और सब जो जो सब सरफेस इरिगेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। सब सरफेस में अपन ने देखा था कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। उसके अलावा जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि इरिगेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, इरिगेशन आप कितने तरीके से कर सकते हो और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि आपको कौन सा वाला इरिगेशन मेथड किस टोपोग्राफी में किस एरिया में अडोप्ट करना है और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब भी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज अपन देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स इरिगेशन की होती है, जिसमें पहली है फ्री फ्लडिंग हो गई, सेकंड आपकी बॉर्डर इरिगेशन हो गई, थर्ड आपकी चेक फ्लडिंग हो गई, फोर्थ आपके बेसिन इरिगेशन हो गया, फिफ्थ आपका फरो इरिगेशन हो गया, सिक्स्थ आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया और सेवन्थ आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जो इरिगेशन की होती है, सातों टेक्निक्स अपन ये डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का अपन अपना सेशन चालू करते हैं। पहली है दोस्तों फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। फ्री फ्लडिंग इरिगेशन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि जिस एरिया को आपको इरिगेट करना है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जिस एरिया को आपको इरिगेट करना है उस एरिया में आपने फ्री फ्लडिंग कर दी। फ्री फ्लडिंग कर दी मतलब उस एरिया में आपने फ्रीली पानी छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि दिस फ्लडिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से ये जो इरिगेशन है चलता आ रहा है। फ्लडिंग मेथड कंसिस्ट इन अप्लाइंग द वाटर बाय फ्लडिंग द लैंड ऑफ रेदर स्मूथ एंड द फ्लैट टोपोग्राफी। कि इस फ्लडिंग मेथड में क्या करते हैं, आप पानी अप्लाई कर देते हो फ्लड के थ्रू, मतलब आपने एक तरीके से उस लैंड में पर्टिकुलर में फ्लड डाल दिया, मतलब आपने बहुत सारा पानी वहां डाल दिया। इन फ्री फ्लडिंग मेथड द वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड फ्रॉम फील्ड रिचेज विदाउट एनी चेक और गाइडेंस टू द फ्लो। मतलब इसमें आपने क्या किया कि कोई आपने डिचेज नहीं बनाया, कोई आपने बॉर्डर्स नहीं बनाया, कोई आपने किसी भी तरीके से उस बेसिन को आपने कुछ बेसिन सिस्टम नहीं लगाया, कोई आपने उसको पार्ट वाइज नहीं किया, आपने जस्ट पूरे सिस्टम में पानी डाल दिया। ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर द रोलिंग ट्रेन। ये मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये एक किसी भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच इरिगेशन सिस्टम इज यूज फॉर द रोलिंग टेरेन। तो आपको बोलना है फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड पास्चर। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम की ऐसा इरिगेशन सिस्टम जहां आपने पूरी लैंड को फ्री फ्लड कर दिया, वहां आपने पानी ही पानी से पूरी लैंड आपने भर दी। अब एक चीज मैं बता रहा था आपको, क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द रोलिंग टेरेन। ठीक है, आंसर विल बी फ्री फ्लडिंग। नेक्स्ट जो इरिगेशन सिस्टम आता है वो होता है बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम। बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम में क्या हुआ कि इन दिस मेथड द फील्ड इज लेवल्ड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल बेड्स सराउंडेड बाय बंड्स ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर हाई। स्मॉल इरिगेशन चैनल्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू एडजेसेंट रोज ऑफ बेड्स। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इरिगेशन सिस्टम हुआ, मान लो ये एक 10,000 हेक्टेयर का कोई लैंड है जिसको आपको इरिगेट करना है। उसमें आपने क्या किया, 15 से 30 सेंटीमीटर के ऐसे बेड्स बना दिए और हर एक बेड्स में आपने एक पानी का सिस्टम लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने बंड्स बनाए, ये जो बंड्स हैं आपके, ये बंड्स हर एक एरिया को आपने डिवाइड कर दिया। मान लो ये अगर 100 मीटर की लेंथ है तो 20-20 मीटर का आपने बना दिया, 20-20 मीटर से आपने इसको डिवाइड कर दिया।
तो हर एक सिस्टम को अपने इंडिविजुअल आपने एक स्मॉल चैनल सिस्टम दे दिया, जो इसमें कह रखा है कि स्मॉल इरिगेशन चैनल्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू एडजेसेंट रोज ऑफ बेड्स। तो ये दो एडजेसेंट जो बेड्स हैं आपके, हर एडजेसेंट बेड्स के बीच में आपने एक स्मॉल इरिगेशन सिस्टम लगा दिया। द लेंथ ऑफ बेड्स वेरीज फ्रॉम 30 मीटर्स फॉर लोमी सॉइल्स टू 90 मीटर फॉर द क्ले सॉइल्स एंड द विड्थ इज सो एडजस्टेड एज टू परमिट द वाटर टू फ्लो इवनली एंड वेट द लैंड यूनिफॉर्मली। मतलब इनकी जो विड्थ है वो इस तरीके से एडजस्ट की जाती है कि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस तरीके से इन बेड्स की लेंथ और विड्थ एडजस्ट की जाती है। उसके अलावा इसने कहा है कि 30 मीटर फॉर द लोमी सॉइल और 90 मीटर फॉर द क्ले सॉइल ऑलमोस्ट एडजस्ट की जाती है, ठीक है। और जो बंड्स की जो हाइट होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, इस तरीके से कि आप इजीली फील्ड्स को सेपरेट कर सको, जिससे कि आप पानी इतने ही डालोगे कि अगर आपने मान लो इसकी हाइट कम रख दी, मान लो आपने 5 सेंटीमीटर रख दी और पानी ज़्यादा आ गया तो वो बंड्स को ओवरफ्लो करके आ जाएगा। समझ रहे हो आप कि क्या होगा कि मान लो अगर बंड्स की जो हाइट है अगर आपने 5 सेंटीमीटर रख दी, तो यहाँ अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो 5 सेंटीमीटर तो पानी ओवरफ्लो करके इसमें आ जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए बंड्स की जो हाइट है वो 15 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। अब लिखा है इसमें कि फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स द बेड्स मे बी स्टिल स्मॉलर स्पेशली वेयर वाटर इज कॉस्टली एंड नॉट वेरी अबंडेंट। कि जहाँ हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनके लिए बेड्स स्मॉलर हो सकते हैं, स्पेशली वेयर जहाँ पर वाटर ज़्यादा कॉस्टली है। जहाँ पर वाटर ज़्यादा कॉस्टली तो वहाँ पर बेड्स आप स्मॉलर बना सकते हो, क्योंकि वहाँ तो अदरवाइज वहाँ पर वाटर का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। दिस मेथड इज एडेप्टेबल to most soil textures except sandy soils and it is suitable for high value crops. It requires level land. सबसे खास बात क्या है कि ये मेथड वहीं अडोप्ट किया जाता है जहाँ पर आपकी जो लैंड है वो लेवल्ड है, ठीक है। दो द इनिशियल कॉस्ट इज हाई रिक्वायर्स लेस लेबर एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें फिर एक बार हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा कि आपने पूरा जो सिस्टम बैठाया उसमें आपने हर एक जगह बंड्स होना इस तरह से, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका हाई हो सकता है, इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई हो सकती है बंड्स बनाने में, उसको अर्थवर्क करने में, पर उसके बाद आपका जो है मेंटेनेंस है वो आपका लो मेंटेनेंस होगा और आपको लेस लेबर रिक्वायर होगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है दोस्तों वो आता है आपका चेक फ्लडिंग इरिगेशन। चेक फ्लडिंग इरिगेशन में क्या है कि इन दिस मेथड रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स आर एनक्लोज्ड बाय स्मॉल लीव्स और एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फिर इरिगेशन वाटर एंटर्स द क्लोज्ड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली फ्लड्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये आपका एक सिस्टम हो गया, ये है कि आपका एरिया है जिसको आपको इरिगेट करना है, ये आपके हो गए कंटूर्स की वाटर किधर से किधर फ्लो होगा, वाटर आपका इधर से इधर फ्लो होगा, वाटर आपका ऐसे फ्लो होगा। अगर ये आपका 90 का लेवल है तो यहाँ हो सकता है आपका 85 का लेवल हो, ये 80 का लेवल हो, ये 87 का लेवल। मतलब जो आपका वाटर फ्लो होगा, अगर ग्रेविटी से वाटर फ्लो होना है तो वो इस तरह से फ्लो होगा। तो वो आपने कंटूर्स बना दिए। उसके अलावा ये एक आपने फील्ड डिच बना दी, ठीक है। ये वो पूरा सिस्टम हो गया जहाँ से पानी जाएगा। उसके अलावा आपने एक लेटरल सिस्टम बना दिया हर एरिया में, तो यहाँ से इस तरीके से पानी जा रहा है और हर एक में आप देख रहे होंगे कि ये ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से पानी जाएगा और इधर फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग मिल गई। और पानी इधर से इधर फ्लो होगा क्योंकि आपका जो कंटूर्स हैं वो इधर ज़्यादा है और इधर कम, एलिवेशन आपका इधर हाई है इधर लो है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से पानी जा रहा है और ये जो ओपनिंग्स है, ये वाली जो ओपनिंग्स है, इनसे पानी हर एक लेटरल में जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर आपने एरिया डिनोट कर रहा है उसी एरिया में आपका पानी जाएगा और वो उसी तरीके से उसी एरिया को इरिगेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है इसमें कि रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स आर एनक्लोज्ड बाय स्मॉल लीव्स और एम्बैंकमेंट्स, इरिगेशन वाटर एंटर्स द क्लोज्ड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली फ्लड्स इट। फिर वो इस एरिया में एंटर करके फिर अपनी जो लैंड है उसको इरिगेट करता है।
अब क्या लिखा है किसमें कि यहाँ कहाँ सूटेबल होता है ये मेथड, कि चेक फ्लडिंग मेथड इज़ वेरी सूटेबल फॉर सॉइल हैविंग हाई परमेबिलिटी, हैविंग हाई परमेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि द रीज़न इज दैट वाटर क्विकली स्प्रेड्स ओवर द एंटायर एरिया बिफोर इट गोज डीप, कि पानी जो है आपका, जैसे पानी इधर से आया तो पानी पूरी पूरी जगह आपके पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है, बिफोर इट गोज डीप below the root zone depths into the ground and joins the water table. Thus the water loss due to infiltration is prevented and reduced. इसीलिए इसमें जो आपका इन्फिल्ट्रेशन होता है वो आपका कम हो जाता है, जो आपका इन्फिल्ट्रेशन लॉस होता है या परकोलेशन लॉस आप कह लो, वो कम हो जाता है। इसीलिए इट इज़ बेस्ट अडेप्टेड फॉर द हैवी सॉइल्स, और ऐसी सॉइल्स के लिए जहाँ पर परमेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो परमेबिलिटी हाई है, इसका मतलब कि वाटर ज़्यादा परकोलेट होगा, तो वाटर ज़्यादा परकोलेट हो उससे पहले ही ये पूरी जगह फैल जाता है पानी। ठीक है, पानी इस सिस्टम से क्या होता है कि जैसे ही पानी इधर से आया, ये जो ओपनिंग्स है इनमें से पानी इधर उधर पूरा फैल गया। ठीक है, इधर उधर जैसे पूरा फैल गया, जल्दी फैल गया, तो पानी को जो परकोलेट होने का जो टाइम है वो कम मिला। तो ऐसे सोइल्स जहाँ पर परमेबिलिटी हाई है, ठीक है, ऐसे सोइल्स के लिए ये जो सिस्टम है आपका चेक फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम अडोप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन क्या है आपको, कि आप डायग्राम में जैसे देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि जो आपका एरिया होता है वो छोटे छोटे बेसिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, और हर एक बेसिन को अलग अलग से आपको स्मॉल चैनल देना पड़ता है। एक अलग से आपने हर एक बेसिन का अलग से सिस्टम लगा दिया कि इस बेसिन में पानी यहाँ से आएगा, इस बेसिन में यहाँ से आएगा, इस बेसिन में यहाँ से आएगा, इस बेसिन में यहाँ से आएगा, तो हर एक आपने सिस्टम लगा दिया। मान लो यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, फिर इसमें यहाँ से एंटर करेगा, फिर इसमें यहाँ से एंटर करेगा, फिर इसमें यहाँ से एंटर करेगा, तो हर पूरे एरिया को आपने बेसिन्स में डिवाइड कर लिया, और फिर हर बेसिन में आपने पानी दे दिया, तो जो पर्टिकुलर बेसिन की जो लैंड है वही उसमें इरीगेट होगी। तो बेसिन इरीगेशन इज कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सरफेस इरीगेशन। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर वाटरिंग ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स मतलब बाग के लिए, तो आप जो बेसिकली गार्डन्स में जो पानी देते हो उस चीज़ के लिए ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। इट इज़ यूजफुल स्पेशली इन रीजन्स विद लेआउट ऑफ स्मॉल फील्ड, जहाँ आपका स्मॉल फील्ड है उसके लिए ये जो इरिगेशन सिस्टम होता है अच्छा होता है। फिर लिखा है कि इफ ए फील्ड इज लेवल इन ऑल डायरेक्शंस इट इज़ एनकम्पास्ड बाय ए डाइक टू प्रिवेंट रन ऑफ, इससे जो रन ऑफ होता है वो प्रिवेंट होता है। फिर लिखा है प्रोवाइड्स एन अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर ऑन टू द फील्ड इट इज़ हेयर इन कॉल्ड ए बेसिन, की इससे जो अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर होता है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, अनडायरेक्टेड मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, सीधा आपने एक बेसिन को पानी दिया उसके बाद वो पूरा पानी फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पानी उस बेसिन के उसमें जाएगा। तो अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर होता है वो प्रोवाइड करवाता है फील्ड में, एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड अ बेसिन। फिर इसी लिखता है कि बेसिन इज टिपिकली स्क्वायर इन शेप, टिपिकली स्क्वायर इन शेप होती है बट एक्चुअल में नहीं होती है। ध्यान रखना, टिपिकली होती है कि आप कोशिश करते हो कि स्क्वायर हो, पर ज़रूरी नहीं ना कि आपका जो फील्ड हो वो खुद एक स्क्वायर हो या उसको आप एग्जैक्टली स्क्वायर्स में डिवाइड कर सको, बट एग्जिस्ट इन ऑल सोर्ट्स ऑफ इरेगुलर एंड रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम क्या कोशिश होती है कि वो रेक्टेंगुलर में डिवाइड हो सकता है, पर आप ज़रूरी नहीं कर सकते कि आप जो एक आपका खुद का जो फील्ड है वो एक स्क्वायर और उसके बाद अगर स्क्वायर नहीं हो तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई खेत जो होते हैं वो तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 यहाँ से ऐसे आया है, तो इसको आप कहाँ से स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। तो ए बेसिन इज टिपिकल स्क्वायर इन शेप बट एग्जिस्ट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इरेगुलर रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशंस। तो बेसिन सिस्टम में क्या हुआ, बेसिकली इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द वाटरिंग ऑर्चर्ड, बाग के लिए इसको काम में किया जाता है, और पूरे खेत को आप बेसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हर एक बेसिन में आप अपना एक जो स्मॉल चैनल सिस्टम है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आता है दोस्तों फर्रो इरिगेशन। फर्रो इरिगेशन को आपको फोटो से ही लग रहा होगा कि आपने एक चैनल बना दिया, उसके बाद ये बेड्स बना दिया आपने, और हर उसमें ये पानी जाता जाएगा, ये आपका फर्रो इरिगेशन हो गया। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं कि रो क्रॉप्स सच एज पोटैटोज, कॉटन, शुगर कैन, वेजिटेबल एटसेट्रा कैन बी इरिगेटेड बाय द फर्रो मेथड। वाटर इज अलाउड टू फ्लो इन फर्रो ओपनड इन दी
क्रॉप रॉस की ये एक आपने एक सिस्टम प्रोवाइड करवाई, एक तरीके से आपने डिच दे दिया, चैनल दे दिया, कुछ भी मान लो। उसके बाद सारा पानी यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो होता रहेगा इस तरीके से। It is suitable for the slopy lands where the furrows are made along contours. The length of furrow is determined mostly by soil permeability. अब ध्यान देना कि ये जो स्लोपी लैंड्स उसी में होगा ना कि भाई अगर मान लो ये एरिया हो गया आपका, ठीक है, ध्यान देना एक बार, ये एरिया हो गया आपका और इसका लेवल अगर मान लो 100 मीटर है और इसका लेवल मान लो 90 मीटर, तभी जा करके तो पानी इधर जाएगा। अगर इसका लेवल 90 होगा और इसका 100 होगा तो पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ फ्लो होगा, तो पानी इधर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि इट इज़ सूटेबल फॉर द स्लोपी लैंड्स, मतलब जहाँ पर स्लोपी लैंड्स होगी। अब एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि जहाँ स्लोपी लैंड्स होगी वहाँ पर कौन सा इरीगेशन अपन काम में लेंगे, वहाँ पर अपन फरो इरीगेशन काम में लेंगे। सो इट वेरीज फ्रॉम 3 to 6 meters in sand and clay loams. The length is shorter than in clay and clay loams. Water does not come in contact with the plant stems. ठीक है, कि 3 से 6 मीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है। देयर इज अ ग्रेट इकोनॉमी इन यूज ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद तो जस्ट ये एक थ्योरी है कि समटाइम्स इवन इन फरो इरीगेशन द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू बेड्स हैविंग अल्टरनेट राइट्स and furrows on slopes of 1 to 3%. furrow irrigation with straight furrows is quite successful. जब 1 से 3% का स्लोप है तो फिर जो फरो इरीगेशन होता है वो आपका क्वाइट सक्सेसफुल होता है। पर इसका जो मेन क्वेश्चन है वो क्या था कि स्लोपी लैंड्स, अगर लैंड स्लोपी होगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। थ्योरी तो आप इससे बना करके भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो MCQs आते हैं क्वेश्चन में, उसमें क्या होता है कि सीधा पॉइंट की बात आती है। भाई थ्योरी में तो आप लिखोगे, सारी रामायण लिख दोगे कि फरो इरीगेशन पोटैटो शुगर के इन के काम में आता है, स्लोपी लैंड्स होनी चाहिए, सोइल्स की परमेबिलिटी, लेंथ ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड मोस्टली बाय सोइल्स परमेबिलिटी 3 से 6 मीटर होनी चाहिए, इकोनॉमी सिस्टम होता है, 1 से 3% का स्लोप हो तो फरो इरीगेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। ये सब तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। पर अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आप क्या समझोगे कि फरो इरीगेशन जहाँ लैंड स्लोपी होगी वहाँ फरो इरीगेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फोटो में समझ आ रहा है ना कि पानी ऐसे 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 फ्लो होगा। दैट्स वाई दिस फोटोज आर टेकन फॉर द रेफरेंसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ वाटर डिचेज यूज्ड इन सर्टेन एग्रीकल्चर फील्ड इज फरो इरीगेशन। मतलब इसने लिखा है कि मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन रनिंग ऑन साइड ऑफ, मतलब इधर पानी फ्लो हो रहा है और अगर इसके साइड में अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो इन सर्टेन एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड एज फरो इरीगेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इरीगेशन मेथड where only 1/5 to 1/2 of the land surface is wetted by water, resulting in less evaporation and less pudding of soil। ठीक है, वो कैसा है? अब पहले आप क्वेश्चन को समझो कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड। भाई अगर आपने वो सिस्टम बना दिया, अपन एक बार स्लाइड पे दोबारा चलते हैं ना, फरो इरीगेशन की मैंने आपको फोटो दिखाई थी। भाई ये सिस्टम ऐसा आपने डेवलप कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये जो लैंड है पर्टिकुलर जो बेड्स बने हुए वो तो आपकी इरीगेट नहीं हो रहे, मतलब वो तो वेट नहीं हो रहे। वेट कौन सा वाला एरिया हो रहा है? जो इनसे नीचे वाला एरिया। मान लो अगर इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर से नीचे वाली जो ज़मीन होगी वही उसमें वेट होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the irrigation method where only 1/5 to 1/2 of the land surface is wetted by water resulting in less evaporation भी सबसे कम होगा, and less pudding मतलब हो गया कि पुडिंग मतलब आप समझ लो कि जैसे मिट्टी का हलवा सा हो जाता है। हलवा से इन द सेंस कि सब मिट्टी मड वर्ड सब उधर ही हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी पुडिंग भी कम होती है कि आपका हर जगह वो कीचड़, वो कादा कीचड़ वगैरह नहीं होता है। तो लेस पुडिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड दैट इज फरो इरीगेशन। ऑप्शन नंबर ए भी यही है और डी भी यही। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि फरो इरीगेशन। ऑप्शन नंबर ए को आप मान लो कोई और इरीगेशन का आप इसमें नाम दे दो, मान लो ड्रिप इरीगेशन, इधर लिखा होगा ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फरो इरीगेशन उसमें कहा जाता है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि लेस पुडिंग है, लेस इवेपोरेशन है, कि जो पानी एक तरफ चल रहा है प्लस जो
पूरी अगर लैंड, अगर से फॉर एग्जांपल आप मानते हो कि 5,000 हेक्टेयर की लैंड है, तो इसमें 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड ही जाएगी। मतलब 1000 हेक्टेयर से लेकर के 2500 हेक्टेयर की जो लैंड है वही वेटेड होगी, उसके अलावा की लैंड वेटेड नहीं होगी, क्योंकि उसका जो लैंड का जो बेड्स बंड्स अपन ने बना रखे हैं वो कंपेरेटिवली हायर एलिवेशन पर है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। दोस्तों स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है कि इन द स्प्रिंकलर टेक्निक ऑफ इरिगेशन वाटर इज स्प्रिंकल्ड इनटू द एयर एंड अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस जस्ट लाइक रेनफॉल। अब स्प्रिंकलर तो आपने देखा ही होगा, जब आप बोलते हो कि फव्वारे हैं, बेसिकली आप उसको क्या बोल सकते हो, फव्वारे बोल सकते हो। फव्वारे में क्या होता है कि पानी की पाइपलाइन बिछा दी आपने और उसमें से पानी हवा में उड़ता हो जाएगा और वो आपके पूरे जो आपको लैंड इरिगेट करनी है, जो क्रॉप्स इरिगेट करनी है, उस पूरे को स्प्रे करेगा। ठीक है। तो स्प्रे इज डन बाय फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर थ्रू स्मॉल ओरिफिसेज और नोजल्स। ओरिफिसेज क्या होता है कि आपका एक छोटा सा होल होता है, उसमें से वो पानी पूरा ऐसे ऐसे जाएगा इस तरीके से। ठीक है। द प्रेशर इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय पंपिंग थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ नोजल साइजेस, operating pressures and sprinkler spacing. The amount of irrigation water required to refill the crop root zone can be applied almost uniform at the rate to suit the infiltration rate of soil. ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हो, मान लो ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें आपने एक ओरिफिस लगा रखा है, इससे पानी इधर और इधर और इधर और इधर जा रहा है, उसमें आप देखते हो कि इसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है सोइल की। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन रेट देखने के बाद आप देखते हो कि जो उसका जो नोजल का साइज है और मान लो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, तो वो आप देखते हो अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो रही है तो नोजल का साइज भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, और नोजल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पानी का जो डिस्चार्ज है वो होगा, और कितना इंटरवल पे उसको चलाना है, कितना टाइम के लिए उसको चलाना है, और जिस पर्टिकुलर क्रॉप में वो लग रखा है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से सुना, कि जिस पर्टिकुलर क्रॉप में लग रखा है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ये सारा सिस्टम आपको एनालाइज करना पड़ता है। फिर लिखा गया है कि इन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स आर सुटेबल फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एक्सेप्ट क्रॉप सच एज पैडी एंड जूट। पैडी एंड जूट एक ऐसी जो क्रॉप्स होती है, उसके अलावा ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये सभी के लिए सुटेबल होता है। आपके ड्राई क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिंग क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी आर ऑल suitable and can be irrigated through sprinkler techniques of irrigation। ठीक है। तो आपकी ये सारी जो क्रॉप्स है, जो बताई इसमें कि ड्राई क्रॉप हो गई, वेजिटेबल हो गई, टी कॉफ़ी की सब हो गई, इट कैन बी इरीगेटेड थ्रू स्प्रिंकलर इरीगेशन, स्प्रिंकलर टेक्निक्स ऑफ इरीगेशन। ठीक है। अब जैसा आपको फोटो में समझ आ गया मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, कि पाइप बिछा दिए, ठीक है, या ऐसे स्टैंड लगा दिए। इस स्टैंड से क्या होगा कि इस स्टैंड से एकदम एक तो इसको एलिवेशन मिल गया, प्लस यहाँ पर एक जो ओरिफिसेस होते हैं इनके, उससे पानी ऐसे 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 ये जाएगा। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज इफेक्टिव एंड इज इफेक्टिव फॉर इरिगेशन ऑन अनइवन लैंड। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, कि जहाँ आपकी लैंड अनइवन है वहाँ भी आपका पानी चला जाएगा, क्योंकि जहाँ अनइवन लैंड होगी वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करेगी। कैसे काम नहीं करेगी, जैसे मान लो एक इस तरीके की लैंड है, ये ऐसी लैंड है, इसका अगर अपन लेवल की बात करें तो 100 मीटर है, इस लेवल की बात करें तो 90 मीटर है, ठीक है, इसके लेवल की बात करें तो 110 है, और इसके लेवल की बात करें तो 120 है, और वापस से जब लेवल डाउन होता है तो इसका लेवल आपका 95 है। अब मान लो आपने पानी ग्रेविटी से दिया, मान लो यहाँ से पानी देना शुरू किया तो पानी यहीं तक ही रह जाएगा, उसके बाद ऊपर कैसे चढ़ेगा पानी। मान लो 110 तक पानी पहुँचा है, फिर 120 तक कैसे जाएगा, ठीक है, और अगर 95 तक पानी आ गया तो उससे 120 कैसे जाएगा। तो इसका मतलब जब अनइवन सरफेस हो, मतलब जब टोपोग्राफी आपकी अनड्यूलेटेड हो, तो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन काम करता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल टू कोर्स सैंडी टेरेन वेयर द परकोलेशन लॉस इज मोर, जब परकोलेशन लॉस आपका ज़्यादा होता है, एंड वेयर एज ए कॉन्सिक्वेंस
द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड इज मोर, ये जहाँ सुटेबल होता है कहाँ पर, कोर्स सैंडी टेरेन के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज अप्रोप्रिएट इन राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड, जो बताया दिया मैंने आपको कि राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड अगर ऐसा अनड्यूलेटेड लैंड हो तो उसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी एक्सपोज्ड इन हिली रीजन्स वेयर प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि इरिगेशन एफिशिएंसी इसकी अबाउट 80% होती है। भाई आपने जितना पानी दिया उसका ऐसा नहीं कि 100% पानी चला जाएगा, क्यों, अब इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि जब पानी इतना हवा में है, आपका ध्यान देना कि जब आपका पानी हवा में है तो इसमें इवेपोरेशन लॉस सबसे ज़्यादा होता है, इसमें इवेपोरेशन लॉस जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो ये लिखा है इसमें, आगे क्या लिखा है कि इवेपोरेशन लॉस इज हाई, ठीक है, कोजेज इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशंस ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम की। मान लो आपका ये जैसे मैंने बताया था ना, पाइप के ऊपर आपने स्टैंड लगा दिया, उसके बाद ओरिफिस से ये ऐसे ऐसे पानी जाता रहेगा। तो जब ये इस तरीके से जो पूरा नेटवर्क है, मान लो हो सकता है आपने 5-5 मीटर पे लगाया हो, 3-3 मीटर पे लगाया हो, 10 मीटर पे लगाया हो, तो उसके बाद जो फार्मिंग ऑपरेशंस होंगे, फार्मिंग ऑपरेशंस क्या हो गया, जैसे मान लो आपका ट्रैक्टर लेकर के आ गया हल जोतने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, कुछ और आपका इक्विपमेंट आ गया जो आप फार्मिंग में काम में लेते हो, तो आपको इनमें से या तो हो सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये नेटवर्क है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि आपका, आप मान लो ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हो तो आप स्मूथली नहीं जा सकते ट्रैक्टर लेकर के, आपको इनमें ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इट कोजेज इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशंस ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क क्या हो गया कि ये आपका पूरा नेटवर्क ही तो है कि पूरी पाइपलाइन ऐसे 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 होकर के पूरी जा रही है, हर जगह आपने ये स्टैंड पाइप्स खड़े कर दी, उसके बाद ओरिफिस आपका पानी पानी इधर उधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है कि विंड्स में डिस्ट्रेस, स्प्रिंकलर पटेंगे बहुत ज़्यादा, अगर हवा चल रही है तो आपका पानी जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएगा नहीं, पानी उड़ करके कहीं और चला जाएगा और इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा, वो मैं आपको बता चुका है स्टार्टिंग में। उसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट, डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट आई कि आपने पाइपलाइन वगैरह करी है और आपने ये सब स्टैंड वगैरह लगाए, उसके बाद पानी यहाँ से जाएगा, तो डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। उसके बाद रिक्वायर्स लार्ज इलेक्ट्रिक पावर एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई, कि इलेक्ट्रिक पावर तो चाहिए ही चाहिए इसके लिए, नहीं तो ये चलेगा कैसे। उसके अलावा कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी आपको चाहिए। इसके अलावा इट कैन नॉट बी यूज फॉर द क्रॉप्स विच रिक्वायर फ्रिक्वेंट एंड लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर लाइक पैडी। अब यही चीज़ मैं आपको वहाँ बता सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ कि ये पैडी और जूट के लिए क्यों यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पैडी के लिए आपको वाटर डेप्थ हाई चाहिए होती है। अब वाटर डेप्थ आपकी हाई चाहिए होती है और ये जो सिस्टम है वो वहाँ यूज होता है जहाँ आपकी वाटर डेप्थ लो चाहिए होती है, इसलिए जो इसने क्रॉप्स बताई आपकी हो गई टी कॉफ़ी वगैरह है, जो कुछ इसने ड्राई क्रॉप्स बताई, उन चीज़ों में वाटर डेप्थ कम चाहिए होती है, पर पैडी में वाटर डेप्थ ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए दिस सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर दी पैडी एंड जूट, ठीक है। समझ आ गया आपको। अगर किसी भी तरीके का आप डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, आप इसको रिवाइज करवा दो, उसको रिवाइज करवा दो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनड्यूलेटिंग कैंडी फील्ड्स द सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन। भाई अनड्यूलेटिंग समझ आ गया आपको, अनड्यूलेटिंग किस में होता है, अनड्यूलेटिंग स्प्रिंकलर में होता है। भाई स्लोपी बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगा, स्लोपी किस में काम में लिया था अपने, फरो इरिगेशन में काम में लिया था, ठीक है। तो फरो मेथड तो यहाँ आएगा नहीं, चेक मेथड नहीं आएगा, फ्री फ्लडिंग में तो होता नहीं, वो तो फ्लैट में होता है कि आपने पूरा का पूरा पानी भर दिया, तो अनड्यूलेटिंग लैंड आ रहा है। प्लस दूसरा ऑप्शन दे रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड वेयर एरिया हैज इरेगुलर टोपोग्राफी। सीधे इसने बोल दिया कि इरेगुलर टोपोग्राफी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट मीन्स स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द राइट आंसर। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statement is or are not among the major limitations of sprinkler irrigation। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लिमिटेशन नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। ध्यान देना, लिमिटेशन पूछी नहीं है उसने, पूछा कि लिमिटेशन नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन की, वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, ये एक तरीके की लिमिटेशन है। और आपको पता ही है कि अगर
जब आपका पानी हवा में चलेगा, ध्यान देना, जब आपका पानी एक हाई एलिवेशन से नीचे गिरेगा तो अगर तेज हवा चलेगी तो जो पानी आपका इधर गिरना था वो आपका पानी कहीं ना कहीं हो सकता है इधर गिरेगा और इवेपोरेशन लॉस भी सबसे हाई होगा। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्प्रिंकलिंग इरीगेशन। नेक्स्ट आता है कि इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली आपने देखा उसमें कि जहाँ आपकी फार्मिंग है वहाँ पहले पाइप गया, फिर इस तरीके से ये एक सिस्टम आपने डेवलप किया, ओरिफिस से आपका पानी इधर से इधर उधर जा रहा है, उसके बाद हर 5 मीटर पे आपको चाहिए। तो डेफिनेटली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। थर्ड है कि इट मिनिमाइजेज इरोजन ऑफ सॉइल। तो ये लिमिटेशन नहीं है में आ जाएगा आपका कि इट मिनिमाइजेज इरोजन ऑफ सॉइल, मतलब ये तो एक अच्छी बात हो गई ना स्प्रिंकलर इरीगेशन की। इट इज एन एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम कि इट मिनिमाइजेज इरोजन ऑफ द सॉइल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन में आपको दे कि लिमिटेशन, तो आप जरूर देख लेना कि उसमें नोट लगा रखा है क्या। ऐसा ना हो आप लिमिटेशन देख करके कुछ भी टिक करके आ रहे हो। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन की आपको लिमिटेशन समझ आएगी। अब मैं यहाँ, आप ऐसा मत सोचना कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, पर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपका किसी का भी एग्जाम हो, भले स्टेट लेवल एग्जाम हो या आपका कोई एएन का एग्जाम हो या कोई पीएससी का एग्जाम हो, ये कॉन्सेप्ट सब जगह चलेगा। और एक बार ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली एक बार समझ आ जाएगी ना कोई भी चीज़, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है फिर। बट ड्रिप इरिगेशन भी ये होता है कि इट इज़ अ लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट एडवांसमेंट ओवर अदर मेथड्स। In this method, irrigation water is conveyed on the surface in 12 to 16 mm diameter tubings fed from large feeder piers. Water is allowed to drip or trickle slowly through the nozzle or orifice at a practical zero pressure. In this way, the soil in the root zone of crops is constantly kept wet. इसमें क्या होता है कि उसमें तो क्या किया था आपने कि आपने एक पूरी पाइपलाइन वगैरह बिछा करके वो लगा करके पूरा सिस्टम डेवलप करके आपने हवा में पानी बहाया था। इसमें क्या किया था कि आपने सिर्फ पाइपलाइन लगा दी, पाइपलाइन लिंक कर दी आपने इसमें इस तरह से, पाइपलाइन में आपने ओरिफिस दे दिया, ठीक है, इस तरह से, और ओरिफिस से ये पानी विदाउट प्रेशर इधर मतलब सीधा रूट्स में जाता है, सीधा आपका रूट में जाता है, सीधा सोइल में जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इन दिस वे दिस सोइल इन दी रूट जोन ऑफ क्रॉप्स इज कॉन्स्टेंटली केप्ट वेट, कि वो जब सीधा पानी आपका रूट में जा रहा है तो जो उस क्रॉप्स की जो रूट्स है वो हमेशा गीली रहेगी, हमेशा वेट रहेगी। बाय यूजिंग द मेथड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली ओवर द सलाइन लैंड ऑल्सो। जहाँ आपके सलाइन लैंड है वहाँ भी क्रॉप्स आपकी इजीली ग्रो हो सकती है, इरीगेशन एफिशिएंसी आपकी 90% हो जाती है। This method has been found to be of great value in reclaiming and development desert and arid areas। ऐसे एरिया जहाँ आपके डेजर्ट है, एरिड एरियाज हैं, उन एरियाज में ये जो मेथड है आपका काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में और चीज़ें कि इट हेल्प्स इन दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर की। उसमें तो क्या था, आपका पानी हवा में बह रहा था स्प्रिंकलर इरिगेशन में, तो मैक्सिमम इवेपोरेशन लॉस हो रहा था। पर इसमें क्या हो रहा है, आप पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इट मीन्स कि पानी जो है आपका सीधा क्रॉप्स की रूट में जा रहा है। इस मीन्स कि जो सोइल है, जो क्रॉप्स की रूट की जो सोइल है वो हमेशा आपकी वेट रहेगी। तो there is optimum utilization of the water, irrigation water, by reducing percolation and evaporation loss on one hand and by maintaining appropriate water content in the root zone of the plants, right? देन है कि देयर इज नो चांस ऑफ लैंड गेटिंग वाटरलॉग्ड होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि पानी सीधा रूट में जा रहा है। एंड देयर बाय बिकमिंग सलाइन एंड दी एल्कलाइन, क्रॉप यील्ड इज सब्सटेंशियली इंक्रीज। आपकी क्रॉप लैंड इससे जो है सब्सटेंशियली इंक्रीज होती है। एंड इट मेक्स पॉसिबल टू गो कैश क्रॉप्स। ये जो आपकी कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स क्या हो गई आपकी, जैसे शुगर केन हो गई, शुगर केन इज वन ऑफ योर कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो इट मेक्स पॉसिबल टू गो फॉर द कैश क्रॉप्स आपकी जितनी है उसके लिए भी ये सक्सेसफुल है। तो अब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। जूट आपकी कैश क्रॉप है भाई। कैश क्रॉप क्या होती है कि जो आप उगाते हो बेचने के लिए, ऐसे कैश क्रॉप जो आप बेचने के लिए उगाते हो। तो मेरे हिसाब से जूट अपन बेचने के लिए उगाते हैं, चाय भी बेचने के लिए उगाते हैं, शुगर केन तो आप बेचने के लिए उगाते हो। तो कौन सी बची दोस्तों, राइस बची। तो राइस इज नॉट ए कैश क्रॉप।
फिर आता है आपका ड्रिप इरिगेशन में, द फील्ड्स डू नॉट गेट इन्फेस्टेड विद द वीड्स एंड पेस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस वाटर। अब वहाँ जब एक्सेस वाटर है ही नहीं तो फील्ड्स इन्फेस्ट होगी नहीं वीड्स के साथ में। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स सिंस दे आर अप्लाइड अलोंग विद द इरिगेशन वाटर इन सॉल्यूशन विद इट, कि ये इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स भी होता है ड्रिप इरिगेशन में। उसके अलावा आता है कि फील्ड डू नॉट गेट इरोडेड। भाई इरोड कब होगा? इरोड तो जब होगा जब आप पूरी मिट्टी में आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, पर इसमें तो एक्सेस वाटर कोई आता ही नहीं है, तो कहाँ से इरोजन हो जाएगा? बिकॉज देयर इज नो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ऑन द फील्ड। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट तो होता है, हाई कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको जगह जगह पाइपलाइन पूरी बिछानी पड़ती है पूरे सिस्टम में। और इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में तो क्या आप हाई एलिवेशन से पानी देते थे, मतलब ये आपने ऐसे पाइपलाइन पे ये सिस्टम डेवलप किया ऐसा, और आपने यहाँ से पानी दिया तो आपका काफ़ी एरिया एक ही जगह से कवर हो जाता था। पर इसमें क्या होता है ड्रिप इरिगेशन में कि आपने अगर यूँ ऐसे पाइपलाइन बिछाई, ये आपने ऐसे ओरिफिस लगा दिए, मान लो पानी इधर 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 ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसमें जो एरिया कवर होता है वो कम होता है। इसका मतलब आपको पाइपलाइन ज़्यादा करनी पड़ेगी। पाइपलाइन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ज़्यादा पाइप लगेगा, ज़्यादा पाइप लगेगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इसलिए द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज हाई कॉस्ट। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर देखो कुछ भी नहीं है, अपन अब जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं कि सेडिमेंट्स की इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेडिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल रिसीविंग द वाटर। भाई कौन सी सोइल कहाँ से पानी रिसीव कर रही है और उसमें किस तरीके का सेडिमेंट है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इफ सेडिमेंट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड कम्स फ्रॉम द फर्टाइल एरिया तो ये क्वाइट बेनिफिशियल। भाई ऐसा सेडिमेंट जो लार्ज अमाउंट में आपका न्यूट्रिशन रखता है और जो फर्टाइल सोइल से आता है, फर्टिलिटी रखता है, तो उस पानी के लिए, उस एरिया के लिए जहाँ ये जा रहा है, तो उस सोइल के लिए तो बेनिफिशियल ही है कि अगर सेडिमेंट आपका फर्टाइल एरिया से आ रहा है देन इट इज क्वाइट बेनिफिशियल पर्टिकुलरली फॉर दैट एग्रीकल्चर एरिया विच हैज़ लो कंटेंट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट, वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। भाई ऐसा सेडिमेंट मान लो यहाँ एक एरिया जहाँ से सेडिमेंट आ रहा है, ऐसा ऐसा पानी बह रहा है, ठीक है, उसके बाद इस एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट आ रहा है वो जो न्यूट्रिशनल है, हाईली न्यूट्रिशनल, और यहाँ पर जो है आपका जो सोइल है वो न्यूट्रिशनल में कम है, तो यहाँ से जो सेडिमेंट आएगा वो यहाँ की मिट्टी को तो बढ़िया ही लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी वो फर्टाइल है, हाई न्यूट्रिएंट्स है, और यहाँ पर मिट्टी फर्टाइल कम थी और न्यूट्रिशंस में भी कम थी, तो इसके लिए तो बढ़िया हो जाएगा। And if a sediment is not rich in plant nutrient and it is deposited on the surface, it will reduce permeability of the soil and will make irrigation more difficult। अगर कोई सेडिमेंट ऐसा है जो न्यूट्रिएंट नहीं है तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी अगली वाली सोइल के लिए, जिधर की तरफ वो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी समझ इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं कि सेडिमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, जिस भी एरिया से आपका सेडिमेंट जा रहा है, अगर सेडिमेंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट है, फर्टाइल एरिया से आ रहा है तो ये क्वाइट बेनिफिशियल हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं है या रिच न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें देन इरिगेशन कैन बी डिफिकल्ट। ठीक है, सिंपल सा। अब आता है आपका क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में इसका दूसरा जो पॉइंट है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का, उसका सीधा से एक फॉर्मूला याद रखो कि एक लाइन उससे पहले आप जरूर पढ़ लो कि सॉल्ट्स present in the water increases osmotic pressure of the soil solution causing high soil moisture stress in the root zone which affect the growth of crops and yield of the crops। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस सॉल्ट्स डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इन द सॉइल। मतलब जो भी अगर पानी में अगर सॉल्ट ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ बैड इफेक्ट्स अगर सॉल्ट्स ज़्यादा है जो सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कौन से इरिगेशन वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली वो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेंगे और उसकी यील्ड ऑफ क्रॉप्स उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है CS=CQ डिवाइडेड बाय Q माइनस CU माइनस ReFF। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें CS क्या होता है, हो गया आपका सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन हो गया ऑफ द सोइल सॉल्यूशन, CS हो गया आपका सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन, C हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स, Q हो गया आपका कि आप कितने अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हो, CU हो गया आपका जिसमें कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप, और ReFF मतलब R जो इफेक्टिव है वो हो गया आपका इफेक्टिव रेनफॉल, कितना रेनफॉल इफेक्टिव हो रहा है, मतलब कितना रेनफॉल आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप लैंड इरीगेट कर रहे हो। ठीक है, अब CS अगर 700 ppm से ज़्यादा है तो हार्मफुल टू सम क्रॉप्स है, अगर 200 ppm से ज़्यादा है तो हार्मफुल टू
ऑल क्रॉप्स है। ठीक है, मतलब आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है, क्या, सी एस इजिकल्स टू सी क्यू, ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है जिसमें आपको पता रहना चाहिए कि सी एस क्या हो गया, आपका सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन हो गया। आपको सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना है भाई किसी भी सोइल का। अगर आपको बोले कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आपको तो उसका अगर सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सोइल में जो सोल्ट्स हैं वो इस क्रॉप्स के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट आपको दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट आपको किससे इफेक्ट पड़ता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से निकलता है। ये जो टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, हर चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि 250 से आप चालू करो, 250 से कम अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो तो वो लो सलाइन लाइन कहलाएगा, 250 से 750 तो वो मीडियम कहलाएगा, 750 से 2250 हो तो वो आपका हाई सलाइन कहलाएगा, और 2250 से ज़्यादा हो तो वो आपका वेरी हाई सलाइन कहलाएगा। अब कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सा अपन को यूज़ करना है वो एक इम्पोर्टेंट है कि अगर लो सलाइन है तो आप सारी क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हो पानी, ठीक है। अगर मीडियम सलाइन वाटर है तो नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैन बी ग्रोन इफ़ लीचिंग इज डन, मतलब जो ऐसे प्लांट जो नॉर्मल सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए आप इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं जिसकी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से 750। हाई सोल्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद स्पेशल मेजर्स, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल मेजर्स देने पड़ेंगे जिसकी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 से 2250 हो। और अगर जब पानी की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दोस्तों 2250 से ऊपर हो जाए तो आप उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट सूटेबल। इसीलिए अपन जो इरिगेशन वाटर होता है, जब भी आप कभी भी इरिगेशन करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, अगर मान लो एक प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं कि आपको ये एरिया इरिगेट करना है, ठीक है, और आपने सोच लिया कि ये जो सोइल है, इस सोइल में ये सोइल कितनी फर्टाइल है, क्या है, वो सब सिस्टम तो आपने देख ही लिया। उसके अलावा आप इरिगेशन सिस्टम कहाँ से देंगे, आप पानी कहाँ से देंगे, सबसे मेन बात आपको देखना पड़ती है। और उसके फिर वाटर टेस्ट होते हैं। वाटर टेस्ट में आपका पीएच टेस्ट हो गया, ये आपका जो सोल्ट वाला टेस्ट हो गया वो टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया, ये सभी टेस्ट उसमें देखे जाते हैं वाटर के, ठीक है। वो आपको एक वहाँ की जो लैब है, जो आपकी ऑथोराइज लैब है, वहाँ से आपको वो टेस्ट करवाने पड़ते हैं, वहाँ के रिजल्ट देखने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि ये जो पानी आएगा, ये जो क्रॉप्स अपन ने प्लांट करी है उन क्रॉप्स के लिए सही है कि नहीं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और मेथड होता है, एक और टेस्ट होता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन का, वो होता है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखा जाता है कि उसकी SAR वैल्यू क्या है, ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं कि इसका जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन है वो अपन जनरली मेज़र करते हैं कि सोडियम टेस्ट होता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब किसी भी आप इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें कई तरीके के इरिगेशन वाटर के टेस्ट होते हैं। आपका सोडियम का हो गया, ऐसे आपका पोटेशियम का भी टेस्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी जो आपकी जो नॉर्मल रेंज होती है उस रेंज में वो जो पानी आप अप्लाई करने वाले हैं वो उस लिमिटेड रेंज में ही अवेलेबल है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखी जाती है। ऐसे ही ये SAR होता है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। SAR निकालना पड़ता है आपको Na+ डिवाइडेड बाई अंडर रूट में mg + Ca डिवाइडेड बाई 2। अभी ये जो +2 है, +2 क्या है, ये तो आपको समझ हो गई दोस्तों कि ये mg, इसकी +2 क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। ये तो आपने शायद 11th या 12th में पढ़ा होगा, बिकॉज यू ऑल आर एन इंजीनियर, तो ये सब आपको चीज़ें पता होगी। अब SAR वैल्यूज़ का भी अपनी एक लिमिट होती है कि SAR वैल्यू 0 से 10 हो तो लो सोडियम वाटर कहलाएगा, मीडियम सोडियम वो कहलाएगा जब वो 10 से 18 हो, 18 से 26 हो तो हाई सोडियम कहलाएगा, और 26 ज़्यादा हो तो वेरी हाई सोडियम कहलाएगा। अब 0 से 10 होगा तो वो आप हर क्रॉप्स के लिए हर सोइल पे यूज़ कर लो। 10 से 18 है तो इट कैन बी यूज इन कोर्स ग्रीन सोइल, ऐसी सोइल जो कोर्स ग्रीन है उसमें यूज़ करो। हाई सोडियम अगर हो तो इट कैन बी यूज इफ लीचिंग इज डन एंड रिक्वायर्स गुड ड्रेनेज सिस्टम, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा चाहिए होता है। और वेरी हाई सोडियम हो तो दैट इज़ नॉट सुटेबल। वो सेम बात जो अपन ने इससे पहले वाला जो टेस्ट था उसमें देखी थी, उसमें अपन ने सोल्ट में देखा था कि अगर हाई सोल्ट हो, वेरी हाई सोल्ट हो तो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनी सोइल, ठीक है। तो ये सब टेबल आप बड़ी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बहुत हल्का एग्जाम्पल रहना चाहिए कि वो 250 था,
250 के बाद आपने पढ़ा वो 750 चला गया, 750 से 2250 और 2250 से ऊपर तो वो किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल नहीं रहता। ऐसे इसका आपको देखना पड़ेगा 10, 18, 26 और 26 से ज़्यादा, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आता है कि इरिगेशन वाटर हैविंग SAR वैल्यू ऑफ 20 होती है, तो आप मेरे को तो पता है कि भाई 0 से 10 एक लिमिट होती है, 10 से 18 एक लिमिट होती है, 18 से 26 एक लिमिट होती है, और ये स्टार्ट होती है लो से, फिर मीडियम से, फिर हाई से, और फिर आपकी वेरी आई आती है। अब ये बोल रहा है 20 बोल रहा है, मतलब 18 से 26 के बीच में है, 18 से 26 के बीच में, तो हाई सोडियम वाटर कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया हाई सोडियम वाटर की इरिगेशन वाटर हैविंग SAR वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड दी हाई सोडियम वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो वो आपको एक बार याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको उस वीडियो में किसी भी तरह कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।